जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बनी ब्रिलियंस में। और मैं आपका साथी मोतीलाल। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अग्निवीर जीडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इससे पहले हमने हिस्ट्री का एक पार्ट डिस्कस कर लिया है जिसमें हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जो कि वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी ज़रूर देखें। और ये वीडियो आप शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? तो आपके पास चार ऑप्शन है, रविंद्र सिंह बिष्ट, दयाराम सानी, एजी मजूमदार या ध्रुवे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज की, या सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं हम इसको, तो अगर हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा नगर की, ठीक है, तो इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? आरबी दयाराम सानी या राखल दयाराम सानी ने करी थी। और कब करी थी? 1921 में। ठीक है, इसका आपने ये ध्यान रखना है। सबसे पहला जो नगर खोजा गया था वो कौन सा खोजा गया था? हड़प्पा। ठीक है, तो ये इसी कारण से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा या सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे बसी थी ये, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये पहला नगर था इसका, सिंधु घाटी सभ्यता का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए विश्व में नव जागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी? ठीक है, अगर हम बात करेंगे विश्व में नव जागरण की शुरुआत की, तो आपके पास ऑप्शन है इटली है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है। तो देखिए अगर हम बात करेंगे नव जागरण की शुरुआत की कहां से हुई, तो कहां से हुई जी? इटली से हुई। अगर हम इटली की बात करेंगे तो इटली जो है आपका कहाँ, इसकी कैपिटल की बात करेंगे तो क्या है? रोम। और ब्रिटेन की बात करेंगे, ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन। ठीक है, और फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, जर्मनी की कैपिटल है वर्लिन। ठीक है, ये हमारा, और इसमें जो हमारा आंसर है वो क्या है? इटली। ठीक है, इटली से जो है नव जागरण की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसका नारा था? तो देखिए अगर हम बात करेंगे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें देखिए अगर हम बात करेंगे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो ये जो नारा दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अगर आप सावरकर की बात करेंगे तो सावरकर ने क्या किया था? जो 1857 की क्रांति थी, ठीक है, इसको भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? सावरकर ने कहा था, ये भी ध्यान रखेंगे। श्यामलाल गुप्त पार्षद की बात करेंगे तो उन्होंने हमारा झंडा गीत लिखा है। ठीक है, झंडा ऊंचा रहे हमारे तिरंगे के लिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो अगर हम बात करेंगे करो या मरो के नारे की, तो देखिए करो और मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। और ये कब दिया था? 1942 में, जब इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करी थी। ठीक है, तो इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? आपके पास कुछ ऑप्शन है, विनायक सावरकर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह। तो देखिए दिल्ली चलो का जो नारा दिया था वो भी किसने दिया था? ये भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे तो ये कौन है? इन्होंने जो है आजाद हिंद फौज की स्थापना करी थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने करी थी? 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने। कहां पे? सिंगापुर में करी थी। और दिल्ली चलो का नारा भी किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले व्यक्ति कौन थे हमारे? तो आपको पता ही है, शहीद आजम भगत सिंह जी। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, इनका संबंध किससे है? काकोरी कांड से है। ठीक है, जो काकोरी रेल कांड हुआ था आपका, काकोरी रेल दुर्घटना या रेल जो लूटी गई थी 1925 में, वहां पे इनका संबंध है, इससे संबंध है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओमन त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए आपके पास ऑप्शन है पंजाब, तमिलनाडु, केरल या महाराष्ट्र। तो अगर हम बात करेंगे ओमन त्योहार की, ओमन त्योहार कहाँ मनाया जाता है जी? केरल में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? यहाँ पे एक महाबली असुर राजा हुआ करते थे, उनके लिए ये जो त्योहार मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? फसल और उपज के लिए, फसल में जो उपज होती है उसके लिए मनाया जाता है ओमन त्योहार। और ये कितने दिन चलता है? ये 10 दिन चलता है। इसका आप ध्यान रखेंगे, ओमन त्योहार कितने दिन चलता है केरल में? 10 दिन चलता है। ठीक है, कौन से राज्य में चलता है? केरल में। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है अमेरिका ने कहाँ पे? जापान में।
ठीक है। हिरोशिमा और नागासाकी दोनों पर जो है बम गिरा था। हिरोशिमा पर कब गिरा था? 6 अगस्त 1945, ठीक है। और नागासाकी पर जो बम गिराया था वो कब गिराया था? 9 अगस्त 1945 में, ठीक है। तो ये आपका जो आंसर है वो क्या है? सी सही है, ए बी दोनों पर गिराया गया था। अच्छा, आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा कि ये जो हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गए थे, इसमें देखिए हिरोशिमा पर कौन सा बम गिराया गया था, उसका नाम क्या था? नागासाकी पर कौन सा बम गिराया गया था, उसका नाम बताना आपने, ठीक है। कमेंट में जरूर बताएं ये इन दोनों बमों का नाम क्या था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल? अमेरिका जो है दोनों विश्व युद्धों में लास्ट में ही शामिल हुआ है, इसलिए ही वो मतलब एक आर्थिक शक्ति के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है उभरा था। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन बी, वर्ष 1917 में जो है अमेरिका यहाँ पे शामिल हुआ था। लगभग ये विश्व युद्ध खत्म होने वाला था तब की बात है, ये अमेरिका तब शामिल हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना कब उत्पन्न हुई थी? तो देखिए अगर विश्व में आर्थिक महामंदी की बात करेंगे तो ये कब उत्पन्न हुई? प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ठीक है। कब जाकर के? ये वर्ष 1929-30 में जो है विश्व आर्थिक महामंदी जो है पूरे विश्व में आई थी। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहता है आपको कि विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई? 1929-30 में आई थी, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए निम्न में से कौन सैयद वंश के शासक थे? ठीक है, अगर शासक की बात करेंगे तो ये मुबारक शाह, खिज खां या मोहम्मद शाह, और ये सभी जो है क्या थे? सैयद वंश के शासक थे। लेकिन अगर हम बात करेंगे संस्थापक की सैयद वंश का संस्थापक कौन था? वो कौन था? खिज खां, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी सैयद वंश की? तो ये स्थापना हुई है आपकी 1414 में, और ये वंश चला था आपका 1451 तक। दिल्ली सल्तनत का ये जो है चौथा वंश था, इसका भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो देखिए हर्यक वंश की बात करेंगे तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन रहा? आपका बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार जो है हर्यक वंश का संस्थापक रहा। अगर हम बात करेंगे शिशुनाग की, तो शिशुनाग जो है शिशुनाग वंश का शासक रहा है। और घनानंद की बात करेंगे तो घनानंद देखिए ये नंद वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारे पास, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? इनमें से बताना आपने। ऑप्शन है आपके पास अजातशत्रु, अशोक, महापद्मानंद या उदयन, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने जो है पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। राजगिरी से इन्होंने जो है पाटलिपुत्र अपनी राजधानी शिफ्ट करी थी, ठीक है। तो ये बात आपने इसमें ध्यान रखनी है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी थी? उदयन ने करी थी। महापद्मानंद की बात करेंगे, महापद्मानंद जो है नंदवंश के संस्थापक हैं, तो ये ध्यान रखेंगे आप। नंदवंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मानंद, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था? तो आपके पास ऑप्शन है महापद्मानंद। महापद्मानंद कौन थे? आपको पता ही है, नंदवंश के संस्थापक। अजातशत्रु ये भी नहीं थे, उदयन ये भी नहीं थे। तो अगर हम बात करेंगे कि सिकंदर का समकालीन कौन था, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सिकंदर का समकालीन कौन था। तो देखिए सिकंदर का समकालीन कौन था? घनानंद, ठीक है। नंदवंश का अंतिम शासक जो है क्या था? सिकंदर का समकालीन था। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इक्ता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी। तो इक्ता प्रणाली जो है किसके द्वारा लागू की गई थी? ये आपके लिए मेरी तरफ से क्वेश्चन रहेगा, इसे कमेंट में जरूर बताएं कि इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी और इसका अभिप्राय क्या है, इक्ता का अभिप्राय क्या है, इसे आप जरूर बताएं। मैं आपको इसका आंसर जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पिछली वीडियो में हमने एक जो क्वेश्चन आपके लिए रखा था, क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें था कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ठीक है। तो भारत का नेपोलियन आपको पता ही है किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो देखिए आज की इस वीडियो का जो है अंतिम क्वेश्चन था, जो इक्ता प्रणाली वाला,
ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, इसे आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि एकता प्रणाली की शुरुआत किसने करी थी। और अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जो है फैला दें। इसमें जो देखिए आपको ये वीडियो का जो पीपीटी है या पीडीएफ है, इसको हम हमारा जो टेलीग्राम चैनल है बनी एकेडमी के नाम से उसमें डाल देंगे, तो आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहां से आप इसको देख लें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।